Hello guys, today we are discussing class 11th computer science chapter 1st कंप्यूटर फंडामेंटल। सो बच्चों देखिए, आज हमने पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के एडवांटेजेज, ड्रॉबैक्स, सीपीयू की फंक्शनिंग्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, ये सब हमने पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, ये सब कुछ हमने पढ़ा। कुछ हार्डवेयर्स हमने पढ़े कंप्यूटर के। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2, यानी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, क्यों इनका यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनकी फंक्शनिंग है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अपना। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस code written by programmer using any of various special computer language for specific purpose। यानी सॉफ्टवेयर देखिए एक ऐसा कोई कोड है, इंस्ट्रक्शंस का कोड है, जिसको कौन लिखता है? प्रोग्रामर लिखता है, और वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? किसी भी एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर हमारे पास जो हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करें तो हैंडल्स स्पेशलाइज कॉमन टास्क ए यूजर वांट्स टू परफॉर्म सच एज बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, एनी डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। यानी देखिए जो हमारे जनरल पर्पज यूज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहेंगे। या हमारी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और शॉप के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया। क्लियर? दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? या आपने देखिए अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप? टैली कर रहे हैं। क्लियर? टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। या आपके म्यूजिक चला रहे हैं तो म्यूजिक प्लेयर आप यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपके सॉफ्टवेयर भी किस टाइप के हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं कंट्रोल्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम from user and application software, operating system, compiler, interpreter। यानी देखिए बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होंगे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हम विंडोज हम पढ़ते हैं, विंडोज 7 या विंडोज 10, ये जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे क्या है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का वर्क कर रहे हैं। क्लियर? यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर और आपका कंप्यूटर सिस्टम, इनके बीच में क्या कर रहे हैं? ये एक आपका इंटरमीडिएटर का वर्क कर रहे हैं। क्लियर? प्रॉपर रनिंग का वर्क कर रहे हैं। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपके कौन से होंगे? वो सॉफ्टवेयर्स जो आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या कर रहे हैं? उसको मैनेज करने में हेल्प करवा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहेंगे। क्लियर? जैसे आपके देखिए विच हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, दैट इज आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, बैकअप सॉफ्टवेयर्स, डिस्क टूल्स। ये सारे के सारे हमारे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हेल्प करवाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी देखिए इनको आगे हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेटरी तरीके से हम पढ़ेंगे इनको। क्लियर? देखिए फर्स्ट वन ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system program that control and manage the computer system
रिसोर्सेज मैनेजर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन इट। क्लियर? यानी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है कि आपके जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करने का वर्क करता है। किसके रिगार्डिंग? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग। देखिए ये डायग्राम्स भी आपको दिए हुए हैं मैंने। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर देखिए बहुत सारे आपके क्या अटैच हैं, आपके हार्डवेयर्स अटैच हैं। क्लियर? ये सारे के सारे हार्डवेयर को मैनेज और मेंटेन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हम एग्जांपल्स की बात करें, विंडोज 7। क्लियर? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर देखिए विंडोज एक्सपी है आपके पास, विंडोज 2000 है एक्सपी से पहले का वर्जन, विंडोज 2003 है, विंडोज 2007 है और 10 है। क्लियर? सोलरिस, लाइनक्स, मैक, मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, उबंटू, एप्पल्स, आईफोन्स, ओएस। क्लियर? और भी देखिए मोबाइल के अंदर हम यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा है? एंड्रॉयड। क्लियर? और आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इंडिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर, वो है आपके पास बोस। इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे कई बार देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी और वैसे भी जनरली पूछ लेते हैं कि आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा है तो बताइए इंडिया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? बोस, BOSS। क्लियर? बोस की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखिए आज से आपको ये याद रखना है कि इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस। और फुल फॉर्म पूछे तो बोस की क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? आगे देखिए हम यूज करेंगे हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है। क्लियर? देखिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में क्या है? कुछ यूजर है, यूजर किस पे वर्क कर रहा है? एक सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर? और सॉफ्टवेयर किससे अटैच है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? आपके हार्डवेयर को। क्लियर? ये एक डायग्राम है, मैं आपको देखिए इसका डिटेल पढ़ के बताता हूं। इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज द बैकबोन व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर। This is because it has to be there before other programs can be run. It works as a middleman interface between machine and user. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन यूज है वो क्या है? मिडिल मैन बिटवीन द मशीन और यूजर। क्लियर? मशीन और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का वर्क कौन करता है? एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर? अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सच थिंग्स एज द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए 2 वर्क्स थे। फर्स्ट क्या था? मैनेज था हार्डवेयर रिसोर्सेज। दूसरा हमारे पास देखिए इट प्रोवाइड ए स्टेबल कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशंस टू डील विद द हार्डवेयर without having to know all the details of the hardware। यानी जो भी आपको हार्डवेयर प्रोवाइड किए हुए हैं उनको स्टेबल करना और वर्क के लिए परफॉर्म करवाना। क्लियर? एप्लीकेशन टू डील्स। क्लियर? तो ये हमारा किसका? एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क्स था। क्लियर? आगे देखिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते? फंक्शंस की हम बात करें तो देखिए कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या वर्क्स हैं, वर्क्स है या फंक्शंस हम बोल दें तो देखिए फर्स्ट है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो आपका प्रोसेसर होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो एक हमारा गणना करने वाला या काउंटिंग जो है हमारी कैलकुलेशन पार्ट को जो परफॉर्म करता है, दैट इज द प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर को मैनेज करता है, जैसे देखिए लोड्स, शेड्यूल्स एंड एग्जीक्यूट प्रोसेसर प्रोग्राम्स।
यानी जो भी आपके पास प्रोग्राम है उनको देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उनको वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट करता है वो हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखिए आप जब प्रोसेसर मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे तो प्रोसेसर मैनेजमेंट आपका एक देखिए आगे जब आप इंजीनियरिंग में अंदर जाएंगे, कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं तो प्रोसेसर मैनेजमेंट आपका एक कंप्लीटली एक बुक है। क्लियर बच्चों? तो प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपने 10 टास्क दी, क्लियर, 10 आपने कोई वर्क परफॉर्म करवाए कंप्यूटर से एट ए टाइम, एक सिंगल टाइम के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि किस वर्क को पहले वो प्रेफरेंस दे। क्लियर? तो ये सारा का सारा किसको बाद में दे, किसको स्टॉप करे। क्लियर? ये सारा मतलब जो इंटरनल प्रोसेसिंग है। क्लियर? तो ये सारा का सारा हमें करने का कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट, यानी जो हमारे पास मेमोरी है। क्लियर? यानी आपकी जो इंटरनल मेमोरी है जिसको हम रैम और रोम कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। तो ये अलोकेट और डी अलोकेट ऑफ मेमोरी फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर? यानी प्रोग्राम को अलोकेट कर रहा है मेमोरी और फिर उसको रिलीज कर रहा है, डी अलोकेट कर रहा है। क्लियर? मान लीजिए आपने कोई टास्क दी, जब आपकी टास्क देखिए रनिंग के अंदर है तो उसको मेमोरी क्या करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट करेगा। और जैसे ही आपका वर्क या टास्क कंप्लीट होती है, क्लियर, कंप्लीटेड के बाद में वो क्या करेगा, उस मेमोरी को रिलीज करेगा, यानी डी अलोकेट करेगा, फिर उस मेमोरी को किसी दूसरी टास्क के लिए अलोकेट करेगा, फिर डी अलोकेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट से मतलब कि आप जो भी डिवाइसेस इससे अटैच कर रहे हैं उनको मैनेज करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना। क्लियर? ये हमारा किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे देखिए आपने कोई अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यूएसबी से कोई भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट की, क्लियर, तो आपके देखिए राइट कॉर्नर के अंदर आपके मैसेजेस आ जाता है। क्लियर? न्यू डिवाइसेस अटैच। देखा होगा आपने, जब भी आप पेन ड्राइव या मोबाइल को आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो आपके पास आपकी जो नई डिवाइसेस अटैच होती है उसके रिलेटेड मैसेज आ जाता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या, डिवाइस मैनेजमेंट है। आगे हम बात करें स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर देखिए आपका क्या है, मैनेज एंड कंट्रोल द स्टोरेज डिवाइसेज टू प्रोवाइड स्पेस टू प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन एंड डेटा सेव। क्लियर? तो देखिए स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपने मान लीजिए कि आपके पास पेन ड्राइव है 2 GB की और आप उसके अंदर 3 GB स्टोर कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या है, स्टोरेज मैनेजमेंट आपका वर्क करेगा कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डेटा आपके जो भी रिमेनिंग जो साइज बचा हुआ साइज है उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो आपको क्या कहेगा, कैन नॉट सेव्ड या कैन नॉट कॉपीड। क्लियर? कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है। दैट इज द स्टोरेज मैनेजमेंट। क्लियर? एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटरफेस देखिए एपीआई ड्राइवर्स प्रोवाइड ए वे फॉर एप्लीकेशंस टू मेक यूज फॉर हार्डवेयर। यानी आप देखिए आपने मान लीजिए आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच किया और उस प्रिंटर से रिलेटेड आपने उसका एप्लीकेशन या ड्राइवर या सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं किया तो आप उस प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकाल सकते। क्लियर? या आपने मान लीजिए कोई कैमरा इसके साथ अटैच किया कंप्यूटर के साथ में और उस कैमरे के ड्राइवर्स आपने नहीं डाले कंप्यूटर के अंदर, तो आपका क्या होगा कि ये आपका कैमरा रन नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारी सारी प्रोसेस क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन इंटरफेस होगी। क्लियर बच्चों? आगे हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस, स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन ए यूजर एंड द कंप्यूटर। तो देखिए आपने मान लीजिए मैंने हमारे लैपटॉप के अंदर क्या किया हुआ है, पासवर्ड लगाया हुआ है। क्लियर बच्चों? जैसे देखिए मैंने कोई मेरे कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगाया और पासवर्ड जब तक मेरे कंप्यूटर को क्या है करेक्ट मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तो तब तक मेरा कंप्यूटर क्या होगा, रनिंग मोड में नहीं आएगा। क्लियर? तो इनवैलिड पासवर्ड दिखा के वो उसी स्टेप पर रुका रहेगा। क्लियर? तो ये क्या है कि उस यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप प्रॉपर पासवर्ड प्रोवाइड करिए। क्लियर? आगे देखिए हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप्स के हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट आपके पास आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? यानी एक ही यूजर हो एक टाइम के अंदर
और एक ही टास्क परफॉर्म कर सके। क्लियर? यानी ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या कर रहा है, एक सिंगल यूजर के लिए बना हो और वो सिंगल यूजर एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म करवाता हो, तो उस केस को हम बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो उसके अंदर देखिए हमारा जो एग्जांपल आता है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डोस है ये आपका क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरा है देखिए सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल एक यूजर हो और मल्टीपल टास्क को वो परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो देखिए दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन मोर देन वन टास्क एंड प्रोसेस देम कंकरेंटली एट ए टाइम। क्लियर? एक टाइम में देखिए एक यूजर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवा रहा है। जैसे हम विंडोज के अंदर देखते हैं, विंडोज 7 के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी सिंगल यूजर है। क्लियर? और उस सिंगल यूजर के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक तरफ आपकी नोट कोई डायरेक्टरी कॉपी हो रही है, दूसरी तरफ आपने म्यूजिक चला रखा है, तीसरी तरफ आप वर्ड एक्सेल के अंदर कोई टाइप कर रहे हैं। क्लियर? तो यानी एक सिंगल यूजर है और क्या कर रहे हैं आप, 3-4 का वर्क कंप्यूटर पर करवा रहे हैं। क्लियर? आपने कहीं अपने कंप्यूटर से म्यूजिक भी चलाया हुआ है, कॉपी भी चलाई हुई है और टाइप भी करे जा रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क है। क्लियर? तो ये सारा हमारा क्या है, सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर से मतलब कि आपने क्या किया, एक कंप्यूटर पर मल्टीपल यूजर के लिए अलाउ कर दिया। क्लियर? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द सेम डेटा और इंफॉर्मेशन एट ए टाइम वाया नेटवर्क। क्लियर? जैसे देखिए हम कंप्यूटर लैब के अंदर जो हमारे लेटेस्ट लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं। ये स्टूडेंट अकाउंट है, टीचर्स अकाउंट है, एडमिन अकाउंट है। क्लियर? तो स्टूडेंट अकाउंट को क्या फैसिलिटी है, ओनली स्टूडेंट्स की फैसिलिटी है। क्लियर? टीचर्स को कुछ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी। क्लियर? और एडमिन को ओवरऑल फैसिलिटीज मिलेगी। क्लियर? प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिविलेजेज। क्लियर? प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर के अंदर हम उनको बोलते हैं प्रिविलेजेज असाइन करना। तो देखिए वो क्या है, मल्टीपल यूजर्स आप बना सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमें फैसिलिटी मिलती है लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज 7 और विंडोज 10 के अंदर। क्लियर? इसी तरीके से देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है सिंगल प्रोसेसर रन ऑन 2 or more processes. All the processing and their management takes place in a parallel way. Hence, this operating system are also called a parallel processing. यानी देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो अब हम देखते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल मशीन लगाई हुई होती है, एनएस जिसको बोलते हैं, नेशनल कंप्यूटिंग, एनसी। क्लियर? या मल्टी कंप्यूटिंग। क्लियर? मल्टी कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सीपीयू होता है और उस सिंगल सीपीयू के अंदर मल्टीपल क्या लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। क्लियर? हर एक यूजर के लिए एक एक प्रोसेसर डिवाइडेड होता है। तो वो क्या करते हैं कि उससे क्या है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर? कि यानी एक साथ सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर देखिए माइक्रोवेव्स और वॉशिंग मशीन्स, यानी एक मशीन के अंदर क्या कर रखा है हमने, एम्बेडेड किया हुआ है। क्लियर? कि 2 या 2 से ज्यादा जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एम्बेड के मर्ज किया हुआ है, दैट इज द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट आता है देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्लियर? जैसे आप देखिए आपने देखा होगा कि आप जब नेटवर्किंग देखते हैं, नेटवर्किंग के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है कि किसी एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप शेयर कर देते हैं तो किसी दूसरी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको रन कर सकते हैं। क्लियर? तो वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की। क्लियर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमारे पास देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो हमारी होती हैं उनके प्रोसेसर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स की हम बात करें, तो देखिए अभी तक हम 3 टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर्स पढ़ते हैं जो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइट कोड या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के काम आते हैं। क्लियर? फर्स्ट है देखिए आपका कंपाइलर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड इन वन सेशन। इट टेक्स टाइम बिकॉज इट हैव टू ट्रांसलेट हाई level code to lower level code machine language all at once and then save the executable object code to memory। क्लियर? यानी देखिए कंपाइलर आपका क्या करता है, जितना भी आपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई कोड लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सपोज आपने 10 लाइन का कोड लिखा या 5 लाइन का कोड लिखा, तो कंपाइलर आपके जो भी आपका कोड है उसको एक टाइम के अंदर ही मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और मशीन कोड की हम बात करें तो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? आगे हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर देखिए इट ट्रांसलेट कोड लाइक ए कंपाइलर बट रीड्स द कोड एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट दैट कोड and therefore it is initially faster than a compiler। तो देखिए इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, जो भी आपका कोड है, क्लियर, जो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है किसमें, 1 by 1 या लाइन बाय लाइन। क्लियर? यानी हर एक लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है कौन, इंटरप्रेटर। जहां भी उसके अंदर मिस्टेक है तो वो उसको क्या करेगा, एरर मैसेज शो कर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज देखिए इंटरप्रेटर जो है वो क्या है, कंपाइलर से कुछ ज्यादा फास्टर है किसके अंदर, कि लैंग्वेज के अंदर जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करने में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं असेंबलर की। देखिए इट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। One pass assembler go through the resource code once any symbol used before it is defined will require errata at the end of the object, telling the linker or the loader to go back and overwrite a placeholder which had been left where the yet undefined symbols was used। Multi-pass assembler creates a table with all symbols and their values in the first passes, then the uses the table इन लेटर पासेस टू जनरेट कोड। यानी देखिए असेंबलर जो है हमारे पास, ये पहले जब हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेज हम पढ़ते थे तो उस टाइम यूज होता था। क्लियर? फिर हमारे पास देखिए असेंबलर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ अपग्रेडेशंस हुए, कंपाइलर आया, कंपाइलर में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, तो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर आया। क्लियर? असेंबलर हमारे पास देखिए 2 टाइप्स के थे, 1 पास असेंबलर और मल्टी पास असेंबलर। क्लियर? तो देखिए ये हमारे पास 3 टाइप्स के हमने क्या पढ़े, लैंग्वेज प्रोसेसर्स पढ़े। आगे देखिए हम पढ़ने वाले हैं इनके बीच में डिफरेंसेस। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंसेस कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, या आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, स्कैन द होल प्रोग्राम्स इन वन गो, यानी एक बार में कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करता है। क्लियर? ये क्या करता है कि ट्रांसलेट प्रोग्राम 1 स्टेटमेंट एट ए टाइम। 1 स्टेटमेंट मतलब 1 लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम्स को करता है। क्लियर? देखिए इसके बाद में देखिए द एरर्स इफ एनी, अगर कोई एरर्स आर शोन एट द एंड
टुगेदर, यानी एक साथ वो सारी एरर्स को लास्ट के अंदर यानी एंड के अंदर आपको शो करता है। क्लियर? बट ये क्या करता है, देखिए जो आपका इंटरप्रेटर है, एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन के अंदर आपको एरर्स शो हो जाएगी अगर उसके अंदर है तो। क्लियर? तीसरी चीज देखिए, मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर्स आर इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। क्लियर? तो देखिए कंपाइलर का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, कम है। क्लियर? इंटरप्रेटर की हम बात करें तो ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट कोड इट इज प्रिपेयर्ड लेस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले कंपाइलर में, देखिए इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिंबॉलिक कोड दैट इज द मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? इट डजंट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन सोर्स कोड लैंग्वेज। क्लियर? तो ये देखिए ये क्या करेगा, आपका सोर्स लैंग्वेज के अंदर करेगा। अब देखिए इनके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेज है जो आपकी कंपाइलर को करती है प्रिपेयर, और कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी कंपाइल होती है इंटरप्रेटर के थ्रू। क्लियर? तो देखिए कंपाइलर के थ्रू जो कंपाइल होती है वो है आपके पास सी लैंग्वेज, C++, C#। क्लियर? और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं आपकी जो कंपाइलर के थ्रू होती है। क्लियर? जावा भी है आपकी, और जो इंटरप्रेटर के थ्रू होती है पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, मतलब है। क्लियर? मतलब भी एक नई लैंग्वेज आपकी क्रिएट होगी, MATLAB। क्लियर? अब देखिए सॉफ्टवेयर का हमारा सेकंड पार्ट था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? हमने देखिए अभी तक पढ़ा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास देखिए जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जनरल पर्पज से मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सबकी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। क्लियर? जैसे आपका देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर है, वो सभी यूज करते हैं। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल है, उसको सभी यूज करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको सभी यूज करते हैं। DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको सब यूज करते हैं। दैट इज द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। क्लियर? यानी इनको सब यूज करते, किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं बनाया गया, इनको सभी की पर्पज के लिए क्रिएट किया गया। क्लियर? दूसरा हमारे पास आता है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए, यानी उसका एक पर्टिकुलर जिसके लिए बनाया है उसका एक पर्टिकुलर लोगो है, सब कुछ है। दैट इज द स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन। क्लियर? तो देखिए स्पेसिफिक के अंदर देखिए सॉफ्टवेयर्स आर विच आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो बनाया जाए। जैसे पेरोल है, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, स्टॉक मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक NGO या इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाए जा रहे हैं। क्लियर? या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए तीसरे की हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यानी दैट असिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन कैरी आउट सर्टेन स्पेशलाइज्ड टास्क्स आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आपका देखिए एंटीवायरस, एन एंटीवायरस स्कैन्स द सिस्टम फॉर एनी वायरस and if detected get rid of it by deleting and isolating it। यानी एंटीवायरस आपका क्या करता है कि आपके सिस्टम को स्कैन करता है। क्लियर? और अगर कोई वायरस मिल रहा है तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। क्लियर? और सिस्टम को क्या रखेगा, सेफ रखेगा। क्लियर? कंप्रेसिंग टूल्स, कंप्रेसिंग टूल्स का यूज होता है, देखिए कंप्रेसिंग टूल्स आर यूटिलाइज दैट असिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम in shortening files so that they takes less space। यानी जो भी आपने फाइल क्रिएट की है उनको क्या कर रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है। क्लियर? यानी जिससे कि वो कम से कम स्पेस कंज्यूम करें। क्लियर? मेमोरी के अंदर कम से कम स्पेस को यूज करें। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप भी आपका देखिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे देखिए आप जो भी डिस्क है उसको क्लीन कर सकते हैं। क्लियर? डिस्क क्लीनअप टूल्स असिस्ट यूजर इन फ्रीइंग अप टू डिस्क स्पेस, यानी जो आपका जंक भर जाती है। क्लियर? उस जंक स्पेस को रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटर। तो देखिए डिस्क फ्रेगमेंटर इज ए डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी दैट इंक्रीज फाइल एक्सेस स्पीड बाय रीअरेंजिंग फ्रेगमेंट फाइल ऑन कंटिन्यूअस लोकेशन। यानी आप अपनी फाइल को जो भी आपके पास है उनको क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंट कर सकते हैं। फ्रेगमेंट यानी उसको रीअरेंज कर सकते हैं किसी दूसरी उसके साथ। क्लियर। बैकअप एंड रिस्टोर। यानी देखिए बैकअप और रिस्टोर क्या है कि आपके पास जो फाइल्स हैं, फाइल्स फोल्डर और डेटाबेस है, उसको आप किसी एक बैकअप के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोर्ड फाइल को दोबारा से उस सिस्टम के अंदर डालना, दैट इज द रीस्टोर। क्लियर। फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल से मतलब कि आप जो भी फाइल्स आप बना रहे हैं सिस्टम के अंदर, जो भी स्टोर करवा रहे हैं, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू रहे। क्लियर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रेगुलर फाइल मैनेजमेंट टास्क लाइक ब्राउजर सर्च, अपडेट, प्रीव्यू एटसेट्रा आर कॉल्ड द फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट का देखिए और भी मैं बताता हूँ आपको बच्चों कि आपने डेस्कटॉप आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक डेस्कटॉप है। अब देखिए डेस्कटॉप के अंदर देखिए इधर से आप जब क्लिक करेंगे तो व्यू, ये आपका ऑटो अरेंज है। क्लियर। इधर से देखिए सॉर्ट करते हैं। अगर इनको बाई नेम करेंगे तो बाई नेम के अकॉर्डिंग आपका कुछ और साइज आएगा। क्लियर। पहले एक ए सीरीज से आएगा, फिर बी सीरीज से आएगा। इस तरीके से आपकी फाइल रेगुलरली अरेंज होती है। आपने मान लीजिए कोई नई फाइल इसके अंदर स्टोर करी तो नई फाइल भी आपकी क्या हो रही है, अरेंज हो रही है उसी सीक्वेंस में जो आपका प्रीवियस सीक्वेंस था। क्लियर बच्चों। तो देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल वाला जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। तो आज तक का जितना आपको मैंने करवाया है इसको और फर्स्ट पार्ट को दोनों को आप राइट डाउन करिए, अपनी पेन कॉपी लेकर साथ बैठिए। क्लियर। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप बता सकते हैं। क्लियर। और जो भी आपके देखिए जो भी आपके कलीग्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक देखिए स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो वो अपने स्टडी स्टार्ट करें। क्लियर। सीबीएसई और आरबीएसई जितनी भी आपकी गवर्नमेंट्स बोर्ड्स हैं, क्लियर, वो अपना एग्जाम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही आपका कंडक्ट करवाएंगी। इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है, 30-40% तक का रिड्यूसेशन कर दिया है आपके सिलेबस के अंदर, जिससे कि आपका जो वो है सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए और टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो जाए। आप ये सोचते हैं कि भाई देखिए आपका जो है कि ये कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुले, कोविड की चलते हुए, तो देखिए कोविड के चलते हुए जो स्कूल नहीं खुले तो उतना उन्होंने सिलेबस को आपका डिडक्ट कर दिया है। क्लियर। अब जो सिलेबस छोड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम हैं, क्लियर, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर ही होंगे और जो आपके नॉन बोर्ड एग्जाम्स हैं वो नॉन बोर्ड के टाइम पर ही कंडक्ट होंगे। इसलिए देखिए आपको सीरियस रहना है, अपने टाइम को कंज्यूम करना है आपकी स्टडी के साथ में। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।